ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहते हैं? ईरानी क़यादत तो अब ये बावर करवा रही है कि तेहरान तवील जंग के लिए तैयार है। अगर मिसाइल्स के ज़ख़ीरे की बात की जाए, अगर जवाबी इस्तात की बात की जाए, तो आपकी नज़र में क्या इतनी कैपेसिटी इस वक्त ईरान में मौजूद है कि इस जंग को 1 महीना तूल दे सके? जी, मेरे ख्याल में ये सलाहियत मौजूद है उनके पास, क्योंकि एक तखमीने के मुताबिक जो सेंटकॉम के कमांडर मैकेंजी साहब ने किया था 2022 में, उनके पास 3000 के लगभग बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसमें कुछ तादाद अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भी है। फतह 1, फतह 2 जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है और टर्मिनल फेजेस में उसकी वो ग्लाइड व्हीकल्स के साथ मैनूवरेबल वो है। उनकी मैक 15 से ऊपर स्पीड है और वो उनकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा है। सब कथा कलामी के लिए माजरत सर, मैं एक वाकया बीच में शामिल करना चाहता हूं कि हमने कुछ मनाजिर देखे इजराइल का जो इंटरसेप्शन का निज़ाम था, उसमें से भी मिसाइल निकले और इधर से दूसरा मिसाइल भी जा रहा था जो ईरान की तरफ से दागा गया। जो ही वो करीब आने लगा तो इनका जो मिसाइल दागा गया था उसने अपनी स्पीड स्लो की, यानी एक लम्हे को लगा कि वो फजा में मुअल्लक हो चुका है और फिर वो बहुत तेजी के साथ जमीन के साथ जाके हिट किया है कि वो इंटरसेप्टर मिसाइल को समझ नहीं आई कि मैंने हिट कैसे करना है। तो ये किस साख्त का या किस किस्म का या कौन सा मिसाइल हो सकता है? ये फिर हाइपरसोनिक हो सकता है, फतह 1 या फतह 2, जो कि मैनूवरेबल है, जिसकी जो ग्लाइड व्हीकल पाथ है वो थोड़ा मैनूवरेबल होता है। वो इंटरसेप्टर्स को भी धोखा दे सकता है, उसकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी स्पीड की वजह से भी, और जो उसका रेंज होता है और अल्टीट्यूड होता है अटैक का, उस ट्रेजेक्ट्री की वजह से, और जिस तरह की वो मैनूवरेबल वॉरहेड है टर्मिनल फेज में, तो वो कंफ्यूज कर सकता है, इवेड कर सकता है डिफेंडिंग इंटरसेप्टर्स को, तो वो हो सकता है। और दूसरा ये याद रखिए कि कोई भी जो दिफाई निज़ाम है वो फुल प्रूफ नहीं होता है, और उनका जो मल्टी लेयर्ड निज़ाम है जिसमें थैड हैं जो कि अमरीकी मिसाइल सिस्टम है, उसके अलावा उनके पास अपना है, डेविड स्लिंग है, एरो है और आयरन डोम है। ये मुख्तलिफ इनकी जो रेंजेस हैं उसके मुताबिक ये काम करते हैं, मगर इसको भी बीट किया जा सकता है। और अभी तक जो ईरान ने मिसाइल्स भेजे हैं, इंटरसेप्शन जो है रेट 90% रिकॉर्डेड है, यानी कि कोई 10% मिसाइल निकल जाते हैं, जो जो इजराइल की जो जोग्राफियाई आप माले वकू देखते हुए आपको ताजुब नहीं होगा कि ये 10% भी बहुत बड़ी तादाद है। तो जंग को तूल देना ईरान की कैपेसिटी है, क्योंकि वो उनकी जो साइट्स हैं वो काफी फैली हुई हैं। उन्होंने अंडरग्राउंड बहुत सी साइट्स बनाई हुई हैं जहां से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, उनकी फैक्ट्रीज भी अंडरग्राउंड हैं। ड्रोन एक लो कॉस्ट ऑप्शन है जिसको वो बरकरार रख सकते हैं इवन इन कंडीशंस में, और उनकी वो कैपेसिटी बरकरार है। मिसाइल लॉन्चर्स जो मोबाइल जिन पे थोड़ा लिमिटेशंस थी, क्योंकि पहले हल्ले में काफी मिसाइल लॉन्चर्स जो मोबाइल थे उसका नुकसान हुआ, मगर वो भी अभी कैपेसिटी उनके पास हाफ मौजूद है। तो जंग को वो तूल दे सकते हैं, और जब तक ये ग्राउंड मनूवर नहीं होता तो उस वक्त तक ये रेजीम चेंज वाली जो ऑप्शन है वो बड़ी मुश्किल है, और ना ही वो बैल्कनाइजेशन की तरफ ईरान जा रहा है, क्योंकि कुर्द्स ने और नीचे दीगर जो नेशनैलिटीज हैं उन्होंने कोई अमरीकी जो ओवरचर्स थे उस पे कोई रद्द अमल नहीं दिखाया मुस्बित, और इस वक्त हार्डन हो गया रिजॉल्व आयतुल्लाह खamenei उनकी असैसिनेशन के बाद, और ये काफी अभी जो गुस्सा भी है ईरानी जो पासदानाने इनकलाब है और वो क़यादत, तो इस वक्त उनका ये तूल देने का यकीनन तूल देने का उनका इरादा है और कैपेसिटी भी है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ब्रिगेडियर साहब, मेरा सर यही सवाल डीसैलिनेशन के हवाले से, और जो जिन खदशात का हवाला जो है डॉक्टर साहब ने दिया है, उन खदशात पे आपकी राय क्या है सर? डीसैलिनेशन प्लांट से अगर आपकी बहरीन पे जो अटैक है उससे मकसूद है, तो यस, ये एक प्रोवोकेटिव एक्ट है, और ये इस वक्त ईरान का जो स्ट्रेटजी ये है कि जो पूरा खित्ता है जहाँ जहाँ अमरीकी बेसिस हैं उनको टारगेट किया जाए और उन ममालिक को बावर करवाया जाए कि अमरीकनों को ना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दें, ना वहाँ से कोई कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक कंट्रोल और बाकी जो प्लानिंग है वो भी ना कर सके। तो उस हद तक तो उनकी स्ट्रेटजी समझ में आती है, क्योंकि ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं,
इट इज़ वार टिल डेथ वाला उनका जो मतवाय नज़र है, तो उसमें तो फिर नो होल्ड्स बार्ड होते हैं, वहाँ तक तो वो बात समझ आती है। मगर ये जो सऊदी अरेबिया जिसने उनको बार-बार बावर करवाया कि हमने अपनी एयर स्पेस की भी इजाज़त नहीं दी हुई, तो उधर अटैक करने का मेरा ख्याल है ये कोई सेन या रैशनल डिसीजन नहीं था, मगर वो उन्होंने उसके बाद उसका इदराक किया, वहाँ पे कम से कम हमले हुए हैं। जो ममालिक इज़राइल के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स में ये बहरीन और यूएई हैं, इन पे सबसे ज़्यादा हमला हुआ। फिर कुवैत, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कुवैत से भी उनके बेसेस इस्तेमाल हो रहे थे, और कतर तो ऑब्वियसली है ही सबसे बड़ा अमेरिका का बेस। और वहाँ पे जो हमले हैं ये अब नए जो हुर्मुज़ है उसके क्लोजर के साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि वहाँ भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन जीसीसी ममालिक को हो रहा है, और उसके बाद जो पेन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एशियाई ममालिक, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, जो ज़्यादा तेल की तरसील पे डिपेंडेंट है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। तो ये मेरे ख्याल है उनकी ये एक स्ट्रैटेजी है इरानियंस की, ताकि ये पूरी खित्ते को उसको एहसास दिलाएं कि इस जंग का जो पेन है ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, बल्कि बाकी तमाम दुनिया जो खित्ता है इससे मुतासर होगा। जो इसमें फिर जंग रोकने के लिए जो काउंटरवेलिंग फोर्सेस होती हैं, सफारतकारी इंटरनेशनल, वो बरूए कार लाई जाए। तो मेरे ख्याल में तो यही मतमा नज़र है उनका। सही। ब्रिगेडियर साहब, सर आप बात कर रहे थे, आप इस पे क्लोजिंग कमेंट्स जो देना चाहें। जी देखिए, वो हिद्दत तो उनको पहले ही महसूस हो गई है, बिकॉज अमेरिका में इस वक्त एक सोच ये है कि उसकी नेवी को आना चाहिए हबनाए हुर्मुज़ में और एस्कॉर्ट शिपिंग का वो किरदार अदा करना चाहिए। उसके बाद जो उनका जो फेडरल डेवलपमेंट एक कॉरपोरेशन है वो रिस्क इंश्योरेंस को भी कवर करे, क्योंकि जो लंदन बेस्ड इंश्योरर्स हैं उन्होंने हाथ उठा लिए हैं, तो वो उस तरफ देख रहे हैं। अब ये इट्स अ फंक्शन ऑफ देयर कैपेसिटी कि वो क्या इतना रिस्क लेके, उनका जो फ्लीट है, टेक्निकल कैपेसिटी उनके पास है, वो ये रिस्क ले सकते हैं। उनके पास आर्मामेंट्स, वो मीन्स भी हैं ताकि वो पूरा उसको जितने भी मर्चेंट शिपिंग एट रिस्क हैं उसको बहिफाजत वहाँ से गुजार सकें। मगर ये अभी तक उन्होंने किया नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ मसले हैं, क्योंकि उनकी नेवी भी शायद उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है वो रिस्क लेने के लिए। मगर सूनर और लेटर अगर जंग तूल पकड़ती है तो उनको ये रिस्क लेना पड़ेगा। उनको ये रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन जंग तूल पकड़ती है तो अभी तक उनका नुकसान जितना हो चुका, जो अभी बज़ाहिर दिखाई भी देता है उनके इकदामात से, तो ये उनको किस हद तक फ़ायदा देगी, एक बुनियादी सवाल है।